सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एरर डिटेक्शन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज का फर्स्ट वीडियो है। इसमें शायद आपको क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम मिले, लेकिन आने वाले वीडियोस में हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये जो है सीरीज हम चला रहे हैं स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लिए, जिसमें आप एसबीआई, आईसीआईसीआई या आरआरबी या किसी भी प्रकार की तमाम बैंकिंग की तैयारी करने में आपको मदद मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। हर क्वेश्चन पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, बातें कम और काम ज्यादा, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा और बताइए कि इसमें क्या एरर हो सकती है। बहुत ही मामूली सी एरर है और आप इसे बहुत आसानी से बता भी सकते हैं। चलिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर सुना देता हूं कि इट इज बिलीव दैट द विलेज विच इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विल बी वाइप्ड आउट विद इन एक डिकेड, या फिर नो एरर। तो देखिए, सबसे पहली चीज एक बात मैं आपको बता दूं, इस बात पे आप ध्यान करेंगे। जितनी भी टू बी फॉर्म होती है, जितनी भी टू बी फॉर्म होती है, ये कौन कौन सी होती है? ये होती है बेटा इज, एम, आर। यदि इसको हम पास्ट में भेज दें तो फिर ये आता है वॉज या वर, या स्वयं बी भी आ सकता है ना। तो इस कंडीशन में देखिए दो स्थिति बनती है हमारी। या तो वाक्य आपका एक्टिव वॉइस का होगा, या तो वाक्य आपका पैसिव वॉइस का होगा। अगर एक्टिव वॉइस का होगा तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा भाई? वो हमारा डूअर होगा। और अगर पैसिव वॉइस का हुआ तो जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? हमारा नॉन डूअर होगा। अब बात आती है, जब डूअर होगा तो ऐसी स्थिति में आपको इज, एम, आर, वाज, वर या बी फॉर्म है, यानी कि इसके बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर है? लेकिन मान लीजिए कि डूअर नहीं है, नॉन डूअर है, तो फिर वो पेसिव वाइज है। और अगर पेसिव वाइज हुआ तो फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एकदम सिंपल सा मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिए कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो डूअर है या नॉन डूअर है। अब देखिए, यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है बेटा? ईट है। अब ये जो ईट है, यहाँ पर सब्जेक्ट डूअर है या नॉन डूअर है, इसको ध्यान से समझते हैं। मैंने कहा कि इट इज बिलीव, इसका मतलब हुआ कि ऐसा माना जाता है या इस बात पर विश्वास किया जाता है। यहाँ पे विश्वास करने वाला या इस बात को मानने वाला कोई और है ना। और ये जो इट है यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का काम नहीं, सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, पर कौन सा सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर? नॉन डूअर बन रहा है। कौन सा बन रहा है बेटा? नॉन डूअर। और जब भी नॉन डूअर होगा तो मैंने आपको बताया क्या, कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पे इट इज बिलीव गलत हो जाएगा बेटा, है ना। इसके बाद यानी इज, एम, आर या वॉज या वर, ये सब टू बी फॉर्म होती है। तो इनके बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कब लगाते हैं? जब वो एक्टिवाइज हो। लेकिन जब वो पेसिवाइज होता है तब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो यहां पर हमें ये बिलीव की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, बिलीव्ड। क्या यूज करना पड़ेगा? बिलीव्ड। इस प्रकार से। तो ये हमारा जो ए पार्ट है ना, इसमें हमारी एरर है। बाकी तो इधर सही है कि ऐसा माना जाता है कि दैट द विलेज, यानी कि वो वाला गांव, विच जो कि सिचुएटेड ऑन, यानी कि जो कि बसा हुआ था कहां पर? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के पूर्वी किनारे पर, विल बी वाइप्ड अवे, पूरी तरह से गायब हो गया, विद इन अ डिकेड, एक दशक में, है ना। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये जो बी लीव है और एक डिसीव होता है, डिसीव, ये स्पेलिंग में भी ध्यान दीजिए बेटा। क्या होता है? यहां पर आई ई है और यहां पर ई आई है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो है आपका उसमें काम आएगा, स्पेलिंग चेकर में, चेकिंग में भी काम आएगा। जैसे देखिए, ये जो सी होता है ना, जब इसका उच्चारण सी निकलता है तब इसके बाद हमेशा ई आता है। और यदि यहां पर इस ई का उच्चारण नहीं निकल रहा है तो फिर आप आई लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे आप? आई लगाएंगे। अब ये कैसे होगा? जैसे बिलीव, देखिए यहाँ है बी लीव, यहाँ ल निकल रहा है ना। लेकिन मैंने कहा डी सीव, यहां पर क्या है? स निकल रहा है ना। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसको स्पेलिंग भी याद करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। कि जब सी ई है ना, सी स निकलेगा ना कि सी, तो फिर आपको ई लगाना है और आई बाद में आएगा। और अगर स नहीं आ रहा है तो फिर आपको पहले क्या करना है भाई? आई लगाना है और ई लगाना है। चलिए, हमने एक क्वेश्चन में दो चीजें सीख ली कि किस प्रकार से हमें
क्वेश्चन में हमने एरर भी फाइंड कर ली और कुछ स्पेलिंग के रूल्स भी याद कर लिए। चलिए इसको क्लियर करते आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ गया इसमें इसके जो पार्ट ए है इसमें एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन को एरर करने से पहले आपको दुनियादारी को भी तो समझना जरूरी है कि कोई चीज अगर पास्ट में हुई है तो पास्ट में ही उसके बाद की एक्शन होगी ना। आप उसको फ्यूचर में प्रेजेंट में कैसे रख सकते, जैसे मैंने जब खाना खाया, मतलब ये क्या हुआ, ये पास्ट की बात हुई। तब मुझे मजा आया, मतलब मजा भी कब आया, पास्ट में आया। या मैं जब टीवी देख रहा था तब मैंने खाना खाया, यानी टीवी देख रहा था तब खाना खाया, दोनों काम तो है ना पास्ट के। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब मैंने खाना खाया मैं टीवी देख रहा हूं, मतलब कोई तालमेल ही नहीं लग रहा दोनों सेंटेंस का। यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर काम आ रहा है। देखिए पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब देखिए क्या कह रहा है, यस्टरडे यानी कि कल की बात है, आई मेट में मिला, एन ओल्ड फ्रेंड मतलब एक मेरे पुराने मित्र से मैं मिला। तो ये बात कब की है, पास्ट की है। बात कब की है भाई, पास्ट की। अब जब शुरुआती पास्ट हो गया तो इसके बाद भी तो पास्ट ही होगा, है ना। कह रहा है कि वेन जब आई एम गोइंग टू द मार्केट, जब मैं बाजार जा रहा हूं। तो ये कहीं से कहीं तक दोनों सेंटेंस तालमेल बिठा नहीं रहे। कहने का मतलब कि मैं बाजार जा रहा हूं और कल मैं अपने दोस्त से मिला था, ये कैसी बात हो रही है ना। तो कहने का मतलब है कि यहां पर हमें इसको भी पास्ट में डालना है, और इस एम का पास्ट क्या हो जाता है, वॉज। अगर यहां पर हो जाता कि वेन आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, जब मैं कल बाजार जा रहा था तब मैं अपने एक दोस्त से मिला, है ना। ये वाला सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर सही निकल रहा है। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है ये सी सेक्शन में हमारे पास एरर है, एम की जगह वाज होना था। ओके, चलिए आगे एक अगला सेंटेंस में हम एरर फाइंडिंग करते हैं कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द प्रिंसिपल वर लाफिंग एट द जोक ही क्रेक्ड। अब देखिए यहां पर दिया है नॉट ओनली, सबसे पहले दिया है नॉट ओनली और फिर इधर आ गया बट आल्सो। ये हमारे पास जो कंजक्शन बन रहा है ना बेटा, नॉट ओनली और बट आल्सो, इसकी खास बात है एक नाउन यहां पर भी हो सकता है और एक नाउन यहां पर भी हो सकता है। ये नाउन कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसी प्रकार ये नाउन भी कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब बात आती है इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, यानी एक नाउन यहां पर है और एक नाउन यहां पर है, तो क्या ये एक से ज्यादा हो गया तो क्या वर्ब प्लूरल हो जाएगी या फिर सिंगुलर रहेगी। देखिए नॉट ओनली बट आल्सो में याद रखना हमेशा हमें इस बाद वाले नाउन के अनुसार ही वर्ब लगानी है। यदि ये सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब लगाना है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज है, जैसे कि नाइदर नॉर, जैसे आइदर और, जैसे एक और भी होता है ना। तो इसमें आपको याद रखना है कभी भी अगर आपको वर्ब लगानी है तो ये जो वर्ब है किसके अनुसार लगेगी, ये बाद वाले नाउन के अनुसार लगेगी। ये हमें इससे कोई मतलब नहीं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, इससे मतलब नहीं, बाद वाले नाउन पर आप फोकस करेंगे। समझ में आ रहा होगा आई होप। अब देखिए यहां पर हमने इस सेंटेंस में देखते हैं ये सेंटेंस क्या कह रहा है, पहले इसको समझते हैं। देखिए कि नॉट ओनली द स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बट आल्सो, परंतु जो प्रिंसिपल सर है वो भी। अब यहां पर देखिए दो नाउन हो गया हमारे पास, एक स्टूडेंट्स हो गया और एक प्रिंसिपल हो गया। तो हम कौन से नाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या मेन वर्ब लगाएंगे, जो भी है ये वर्ब लग गया हमारे पास यहाँ प्लूरल यानी किसके अनुसार, लेकिन हमें इसको लगाना है प्रिंसिपल के अनुसार। और प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर कैसा है भाई, ये है सिंगुलर। तो वर्ब भी हमारी कैसी रहेगी, सिंगुलर, यानी वर्ब की जगह आएगा वाज। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब हमारे सी पार्ट में यहाँ पर एरर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं मैं, लेकिन याद रखना बेटा जो प्रीपोजिशंस होते हैं ना, ये प्रीपोजिशन के दोनों तरफ अगर नाउन है, दोनों तरफ अगर नाउन है, तब प्रीपोज, ऐसी स्थिति में आप इसको नहीं देखेंगे, आप ये वाला हमारा सब्जेक्ट होता है और इसके अनुसार आपको आगे वर्ब लगानी होती है। अगर ये सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और ये प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इसके भी अभी हम क्वेश्चन आगे करने वाले हैं, उसको भी करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि द क्रिमिनल वाज सेंटेंस टू द डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम, नो एरर। देखिए इसमें ना इस सेंटेंस में दो गलतियां है भाई।
अब दो गलतियां क्या है इसको समझते हैं। देखिए अभी हमने कहा था थोड़ी देर पहले, सबसे पहला सेंटेंस था हमारा, उसमें देखा था कि टू बी के बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। और टू बी फॉर्म क्या क्या होती है भाई, इज, एम, आर, या फिर वॉज या वर, ये सब टू बी फॉर्म है। अब बात आती है कि ये आईएनजी कब लगेगा, जब वो एक्टिव वाइज हो बेटा, जब वो एक्टिव हो। लेकिन जब वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगता है, जब वो पेसिव वाइज में हो। यानी एक्टिवाइज होता है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, डूअर, और जब पेसिवाइज होता है तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, वो नॉन डूअर होता है। अब देखो ये डूअर है कि नहीं, कह रहा है कि द क्रिमिनल वाज सेंटेंस, यानी क्रिमिनल एक अपराधी है, उसको सजा सुनाई गई। तो क्रिमिनल यानी अपराधी को सजा कौन अपराधी सुनाएगा क्या, नहीं, सुनाने वाला तो जज है, यानी कोई और सुना रहा है, मतलब काम कोई और कर रहा है। मतलब यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा डूअर नहीं है। अगर ये हमारा डूअर नहीं है तो फिर ये जो वर्ब है ये कैसी है, ये हमारी नॉन डूअर वर्ब के नॉन डूअर सब्जेक्ट के लिए आई हुई वर्ब है, यानी पेसिव फॉर्म में होना। तो इसमें ना बेटा इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ये होगा सेंटेंस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते और समझते हैं आगे। एक और गलती है बेटा इसमें, वो है ये हंग, ये गलती। अब इसमें क्या गलती है इसको ध्यान समझते हैं। एक वर्ब होती है बेटा हैंग, हैंग का मतलब होते हैं दो चीज, एक लटकाना होता है किसी भी चीज को, और एक फांसी पर चढ़ाना होता है, फांसी पर चढ़ाना या फांसी पर लटकाना। अब जब कोई भी चीज को लटकाना, जैसे ही इज, एक सेंटेंस देखते हैं कि ही हैज हंग द फोटो, भाई उसने फोटो जो है वो लटका दी। अब देखिए यहां पर मैंने हंग लिखा है ना, तो ये जो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है दो प्रकार की होती, हंग, हंग और थर्ड फॉर्म भी होती हंग। लेकिन एक और होती है, इसको हम लिखते हैं हैंग्ड और हैंग्ड। तो इसमें अंतर क्या है, याद रखना, जब भी ये वाली फॉर्म आती है तो इसका मतलब है किसी भी चीज को लटकाना, है ना। जैसे कपड़े को हम खिले में लटकाते हैं, है ना, या रस्सी पर हमने कपड़े सूखने के लिए लटका दिए, वो सारी चीज ये वाला हम कहलाएगा। लेकिन जब किसी को फांसी पर लटकाया जाएगा तो उसमें हैंग्ड का यूज करेंगे हम। तो यहां पर क्या, उसको क्या, क्रिमिनल को खीले पे लटकाने की बात तो हो नहीं रही होगी, है ना, रस्सी पर टांगने वाली बात तो हो नहीं रही होगी। तो बात क्या हो रही है, उसको फांसी पर लटकाने की। तो ये हंग गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा भाई, इसकी जगह आएगा हैंग्ड। अगर इसको हैंग्ड कर दे तो फिर ये सही हो जाएगा। तो इसमें ना बेटा एक ये बी वाले पार्ट में भी गलती है और डी वाले पार्ट में भी गलती है। कभी कभी आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से पार्ट में गलती है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसमें दो गलतियां भी दी थी। क्वेश्चन भी आते हैं, एक से ज्यादा गलती वाले भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलन मस्क इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेस इन वॉट एवर फील्ड ही चूजेस। एलन मस्क कह रहा है कि वो डिटरमाइंड है, यानी उससे निश्चित है कि वो कोई भी फील्ड का चयन कर ले उसमें वो सफल होगा। अब इसमें गलती क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप समझिए सक्सेस क्या होता है। ठीक है, तो सक्सेस का मतलब क्या होता है भाई, देखिए सीधी सी बात है, सक्सेस का मतलब होता है सफल, सफलता। क्या होता है, सफलता, है ना। अब एलन मस्क क्या है, सफलता है क्या, नहीं, ये तो अपने आप में एक अलग नाउन हुआ ना। तो एक्चुअल में यहां पर ना बेटा एडजेक्टिव आना चाहिए। कैसे, वो सक्सेसफुल होगा ना, सक्सेसफुल होगा, सक्सेस थोड़ी ना होगा, क्या होगा, वो सक्सेसफुल होगा। तो क्वेश्चन बनेगा एलन मस्क इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेसफुल इन व्हाट एवर फील्ड ही चूजेस, क्योंकि सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। अच्छा, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया, आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार मैं आपको क्वेश्चन जो है वो रिपीट, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मैं इसको एक बार फिर से आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन था, इट इज बिलीव्ड हो जाएगा, क्योंकि इज एम आर यानी कि टू बी फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, पास्ट का है पहला तो दूसरा भी पास्ट में जाएगा, एम की जगह वाज हो गया था। तीसरा जो है यहाँ पर हमने देखा नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नइदर नार या और, इस प्रकार के जितने भी कंजक्शन है इनके साथ अगर आप जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो बाद वाले नाउन के अनुसार ही वर्ब का यूज किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि टू बी फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सेंटेंस जो है वो सेंटेंस्ड हो जाएगा। और जब भी फांसी चढ़ाने की बात है तो वो हंग थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा, हैंग के लिए थर्ड फॉर्म हैंग्ड का यूज किया जाता है।
ओके। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है एलन मस्क इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेस। तो सक्सेस नहीं आएगा, यहाँ आएगा सक्सेसफुल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कैरिंग इज शेयरिंग, जितने आप लोगों तक पहुंचाएंगे उनको फायदा होगा। आगे और क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। बने रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।